मेधां में कवनुदातु मेधां अग्नि प्रजापति मेधां इंद्रस्य वायुष्य मेधां धाता दातु। भारतीय मनीषा मेधा की उपासना रही है, इसीलिए बड़े अच्छे भाव के साथ एक ऐसे देव की संकल्पना किया जिसे मेधा ने करते हैं। हम सब उसके उपासक हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं मेधावी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको मेधावी बनाए, बुद्धिमान बनाए, मेधा बनाए। आजादी महोत्सव के इस पूरे अवसर पर देश भर में सर्वत्र नए नए विषयों की, व्याख्यानों की, संगोष्ठियों की एक लंबी श्रृंखला चल रही है। अखिल भारतीय इतिहास संचय योजना के 38 प्रांतों में जब मैं देखता हूँ तो उसका सुख समझ में आता है। आज इतिहास संस्कृत बिहार प्रांत ने पटना कॉलेज के इस इतिहास विभाग में यह एक दिवसीय एक व्याख्यान सत्र का आयोजन किया है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में इस पुरातन महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य हम सबके बीच में साक्षी हैं, उस पूरी लंबी परंपरा के साक्षी हैं। इस परंपरा की पूरी रचना प्रक्रिया में महाविद्यालय सम्मिलित रहा है। हमारे बीच में इतिहास संचय योजना के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख और मूलतः भुवनेश्वर उड़ीसा केंद्र से उत्तर पूर्व क्षेत्रों में बिहार, झारखंड मुख्य रूप से इनके काम देखने वाले हमारे से पंडित राजू परिचित है, ये आपने सुना है। हमारे बीच में इतिहास विभाग इसके तत्वावधान में यह आयोजन हो रहा है। विलास कुमार जी अच्छी बात उन्होंने हम सब के लिए कही है, उसका विस्तार, उसका फलक बहुत लंबा है। आगे चल करके आपसे अपेक्षा रहेगी उन सारे विषयों को बहुत हृदयंगम करते हुए उन पर अपना अध्ययन, मनन, चिंतन आगे बढ़ाना है। नीतीश जी ने इस पूरे आयोजन की एक सहभागिता में अपना सहयोग किया है। मोहम्मद अशरफ जी हैं, अभी मैडम जी ने बहुत सारी बातें की पाठ्यक्रम को लेकर के, शैलेश जी ने भी अपने विचार रखे। आप सबके प्रति, इस पूरे महाविद्यालय परिवार के प्रति, विभाग के प्रति, समूह बैठे हुए सभी इतिहास का अध्येता भेत्री भाई बहनों के प्रति, उनकी भीतर बैठी हुई इतिहास चेतना को मैं नमन करता हूँ। आज का जो केंद्रीय विषय रखा गया है, देख रहे हैं आप, भारतीय इतिहास लेखन और पाठ्यक्रम, चुनौतियां और आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ सूत्र यहाँ आपको मिल गया होंगे कि चिंता का विषय है। चिंता का विषय भारत भी है। जो भारत बोध है यह भी एक विमर्श का केंद्र में आया है। भारत सरकार ने, भारतीय इतिहास विज्ञान परिषद ने, अनेक संस्थाओं ने खूब काम किया है। वास्तव में 250 वर्षों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। हम सबको मालूम है कि भारत का जो अतीत है कितना गौरवशाली रहा है। उसका अर्थ ये होता है कि 15वीं शताब्दी तक जो पूरी दुनिया का गुरुत्व केंद्र था वो भारत था, और इस नाते कहीं कोई चर्चा इस प्रकार की नहीं आती है। उसके बाद भी जैसे ही महासंपर्क हमारे हुए, बहुत सारी बातें बदली, अवधारणाएं बदली, दृष्टिकोण बदला, वैचारिक का आधार बदला। इसके नाते आज
ये सारा विषय विमर्श में हमारे पास आया है। आजादी के 75 वर्षों में हम पूरा समीक्षा करने बैठे हैं, 47 के पहले 47 के बाद क्या स्थिति रही। एक बड़े इतिहासकार है ठाकुर साहब वर्मा जी, जो नहीं रहे, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि 47 के बाद का जो कालखंड है वह मानसिक दास्ता काल है। अभी भी जो हमारी स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो भारतीय नहीं है। एक संदर्भ लिया अभी गणेश दास जी ने, मैं वहां से बताता हूँ। 1772 में चार्ल्स गांठ जब भारत आया तो भारत के बारे में उसका अध्ययन करने के लिए काम सौंपा गया। उसने अपने उस रिपोर्ट को ऑब्जर्वेशन नाम दिया, उसको हम अवलोकन कहते हैं, और सबमिट किया इंडिया कंपनी को। उसमें उसने जो हाइपोथेटिकल जो एक तरह से कंसेप्ट दिया, विचार दिया, उसने उसी को लेकर आगे चल करके चाहे मैकडॉनल्ड हो, मेटकाफ हो, मैक्स मूलर हो, मैकाले हो, जो जहां भी था जिसने शिक्षा में उसको लागू किया। आप थोड़ा देखिए दुनिया के इतिहास को, अगर क्या दुनिया में किसी देश के 2 नाम हैं? और ये स्थिति ऐसी आई कि इस देश के 2 नाम पड़े, भारत और इंडिया। तो 2 तरह का माइंडसेट बना, एक माइंडसेट भारत का बना, एक माइंडसेट इतिहास का। अभी तक जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, 47 के पहले तो और अधिक थी, 47 के बाद भी अभी हम उससे उबर नहीं पाए हैं। तो हमारी जो कहते हैं औपनिवेशिक मानसिकता और एक होती है अनौपनिवेशिक मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट और नॉन कॉलोनियल माइंडसेट, इन 2 चीजों हम इसमें चल रहे हैं। अब धीरे धीरे हम ये कहने के स्थिति में आए हैं कि नहीं, इन 75 वर्षों में आजादी में केवल कुछ लोगों का योगदान नहीं था, बल्कि सभी क्षेत्रों में लोगों ने बहुत योगदान दिया। और सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने इस विषय को आगे बढ़ाया। तो इन 2 मानसिक स्थितियों से आज की पीढ़ी, चाहे मैं हूं चाहे आप, गुजर। ऐसी स्थिति में एक मानसिक द्वंद्व तो होता है, तो अपने आप से हम जब प्रश्न करते हैं कि भारत है, इंडिया है, तो समझ में आ जाता है। तो अंग्रेजी जब लिखेंगे तो इंडिया लिखेंगे, और जब हिंदी लिखेंगे हम उसको भारत करेंगे। ऐसी स्थिति क्यों आती है? ऐसी क्या बाध्यता है कि हम जब लिखे नाम 2 नाम लिखे, बदल नहीं पाए अभी कुछ। इसीलिए प्रोफेसर वर्मा ने लिखा अपने लेख में कि अभी भी 47 के बाद का कालखंड है वह हमारी मानसिक दास्ता कालखंड है। इसलिए आज की स्थिति में जहाँ तक पाठ्यक्रम की चर्चा है और जहाँ तक हमारे भारत लेखक के पूरे उस पृष्ठभूमि को समझने की बात है, तो थोड़ी देर के लिए आप जो है मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए भारतीय मानसिकता पर आइए, तब तो बात समझ में आएगी। अगर इंडिया के माइंडसेट में चलेंगे तो शायद बात समझ में नहीं, वो 2 कारणों से नहीं आएगी। क्योंकि जो लिखा गया है कम्युनिस्ट या इंडिया या सारे इतिहास वही आपको ध्यान में आएंगे। आसिफ मजुमदार के जो सारे वालुम हैं भारतीय विद्या भवन के, क्योंकि बड़े वालुम हैं, शायद हम कम पढ़ते हैं उसको, शोधार्थी अधिक उसका उपयोग करते हैं, अध्यापक अधिक उपयोग करते हैं। बहुत सारी बातों को उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने जो अपना इतिहास लिखा तो वैदिक युग से पहला वालुम वैदिक की है। अब देखिए आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, माइंडसेट बदला। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी की पुस्तक सब पढ़ते हैं, उन्होंने इतिहास कहाँ शुरू किया, उसमें कल से शुरू किया, परिचित कल जो कब आया परिचित यहाँ शुरू किया, लेकिन वो पुस्तक बहुत चली नहीं, बाहर हो गई धीरे। तो क्या हो गया सिलेबस में हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 600 ईस्वी तक, और उसके बाद जो भी तो 600 ईसा पूर्व जो बुद्ध का समय है उसके पहले के इतिहास को किस रूप में देखते हैं। अब इस बात का
जो सच्चा इतिहास है, समग्र इतिहास है, वो तो हमारे पाठ्यक्रम का विषय नहीं बना, जो लंबा कालखंड है इसका। तो इन सारी स्थितियों से आज की जो पीढ़ी है या हम सब लोग हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। इसीलिए आवश्यक है कि एक बार पर पूरा विचार किया जाए, मंथन किया जाए। जब तक पाठ्यक्रम में पूरा समावेश नहीं हो जाता है, तब तक कम से कम चिंतन में हमारे लेखन में जो सत्य है वो तो आना चाहिए। इसीलिए मणिनाथ का जो बोध वाक्य है वो हमने लिया है, नाम मूलम लिखते कीजिए। हाइपोथेटिकल नहीं, लेकिन जो मूल में है, जो शास्त्र में है, उसके आधार पर ही इतिहास लिखा जाना चाहिए। ये हमारा मंतव्य हो सकता है, एक विचार हम उसमें कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर मूल नहीं है तो विचार हमारा नहीं हो सकता। इस पूरी पृष्ठभूमि के साथ देश भर में एक अच्छा वातावरण बना है और उसके नाते एक अच्छा विमर्श का विषय सारा बना है। पाठ्यक्रम में भी एनसीईआरटी के बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, बहुत सारी चीजें और भी आ रही है सत्य के साथ में। उस पूरी पृष्ठभूमि में आज आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, आज आपकी स्थिति क्या है? 1946 में अमेरिका के यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वानिया, वहां के डिपार्टमेंट है सीरियोलॉजी, उसके प्रोफेसर थे ध्यान दिया जाएगा और उन्होंने एक पुस्तक लिखी उस समय, आप सबको होगा उसको गूगल आ जाता है, हिस्ट्री बिगिंस एट सुमेर, एसन ग्रेबर, सैमुअल नोह ग्रेबर को आप गूगल पर देखेंगे तुरंत आ जाएगा। सैमुअल नोह ग्रेबर ने 46 में दावा किया था कि हिस्ट्री बिगिंस एट सुमेर, दुनिया का इतिहास कहाँ से होता है? सुमेर से। और क्यों कहा उसने कि 39 फर्स्ट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, 39 मामलों में दुनिया के इतिहास में वह सुमेर अग्रगणी है, चाहे लेखन करना हो, भवन निर्माण करना हो, जो भी चीजें आई 39 47 में आपको आजादी मिली, ये वही कालखंड है 46 47 47 5-7 वर्षों को आप एक मानते चलिए। तो जो वर्ल्ड डिबेट है वो ये था कि दुनिया का इतिहास सुमेर प्राचीनतम है दुनिया, असीरिया बेबीलोनिया सारा से जो है दुनिया की प्राचीनतम है, बात कहीं नहीं। 2016 में जब हरियाणा सरकार अपनी गोल्डन जुबली ये बना रही थी, स्वर्ण जयंती वर्ष बना रही थी, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बड़ा सेमिनार हुआ, इसमें जियोलॉजी, भूगोल विज्ञान, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स सबके लोग उसमें आए और वहां एक पेपर पढ़ा गया गोरखपुर के हमारे प्रोफेसर सिंह के द्वारा, और पेपर का नाम था हिस्ट्री बिगिंस एट हरियाणा एंड द फैक्ट ऑफ सरस्वती। 16 में हाइपोथेसिस बदल गई, नाउ द हिस्ट्री बिगिंस एट हरियाणा एंड द फैक्ट ऑफ सरस्वती। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जिसको लोग सरस्वती कहते थे, सरस्वती की खोज हो गई, भूगोल विज्ञान आपके साथ आ गया और उसके पूरे प्रवाह मार्ग की खोज हो गई, नासा ने सैटेलाइट जारी किया, विदेश जारी कर दिया। अब एटलस ऑफ इंडिया को या सबको एक नया विषय मिल गया। 2006 में जब हमने इतिहास की योजना ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ, तो हमने विषय रखा था सरस्वती को ही लेकर। तो उस विषय में उस संगोष्ठी के पहले इतिहास की योजना के कुछ लोग जो सरस्वती पर काम कर रहे थे, एस कल्याण रमन, अनुभव बजे जी और कई लोग, तो महामहिम राष्ट्रपति से मिलने गए, क्योंकि उनको बताने गए कि देखिए ये फैक्ट है और आप वैज्ञानिक। उसके ठीक बाद वो देहरादून में ओएनजीसी के बड़े कॉन्फ्रेंस में आए थे, बुलाया गया था, तो उन्होंने ओएनजीसी से कहा अपने भाषण में कि नाउ द टाइम हैज कम, समय आ गया है जब ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ इस धरती के भीतर मीठे पानी का भंडार कितना है इस देश के पास है, इसका पता लगावे और उसके लिए सबसे पहला काम है कि सरस्वती वाटर प्रोजेक्ट पर काम करें।
तो देश के राष्ट्रपति ने ओएनजीसी संस्था को सरस्वती वाटर प्रोजेक्ट दी। अब सरस्वती के बारे में सारी बातें समाप्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जब पार्लियामेंट में सीताराम येचुरी ने कहा था वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम डिबेटिंग टू शो का सरस्वती, अपना हम समय तो बर्बाद कर रहे हैं सरस्वती के चर्चा के, तो विधिकत है काल्पनिक। अब ये काल्पनिक नदी कोई है, ये पूरा वातावरण कब से बना होगा? तो आप विद्वानों ने, तो विज्ञान ने साथ दिया, नासा ने मुझे जारी किया, और पूरा आंध्र से लेकर के पूरा गुजरात के कच्छ तक सारा सर्वे हुआ, सारा काम हुआ। 9 घंटे उसके बाद प्रकाशित आए, 10,000 की फाइलें उसकी साइट पर है देखने के लिए। अतो सब इंडिया ने जो सारा काम उठाया पार्टीशन के बाद अपना, तो उन्होंने सरस्वती घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक उनको साइट से मिले, और सरस्वती के बाहर विकसित घाटी क्षेत्र में उसकी तुलना में कम साइट से। तो चूंकि पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, पूरा परिवेश बदल रहा है, नए तथ्य आ गए हैं, इन तथ्यों के आधार पर अब जो सबके मन में इच्छा है कि पाठ्यक्रम में उनको कब शामिल करेंगे, जब सब प्रकाशन हो चुका है, विज्ञान मान रहा है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी कब उसको पढ़ेगी, कब समझेगी, यह चिंता का विषय सबके मन में बना। तो अब एस.एन. क्रेमर का जो दावा था 46-47 में, अब वो समाप्त हो गया है। अब जो 250 वर्षों तक जो चीज चली, उसमें अब गुरुत्व केंद्र महत्वपूर्ण भारत की ओर लौट रहा है। उसके 2-3 दृष्टांत आपके सामने हैं। एक तो प्रमाण ये हो गया सरस्वती घाटी का, हरियाणा की जो साइट्स है, राखी गढ़ी है, ढिलराना है, ये प्राचीनतम साइट्स हो गई, और डेटिंग, कार्बन डेटिंग साइट सकती। तो एक तो आर्कियोलॉजिकली चीजें फाइंड हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2004 के पहले की स्थिति क्या थी? 2 बातों के ऊपर चर्चा होती थी। एक चर्चा यह होती थी कि मनुष्य, मानव की उत्पत्ति का क्षेत्र क्या है? इतिहास का विषय हमारे है, और मनुष्य हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ थे पहले। सबके मन में जिज्ञासा है, तो अपने पूर्वजों की तलाश के लिए जिज्ञासा में बहुत देशों ने काम किया। तो जो इसके भीतर जो वैचारिक जो मानसिकता थी, जिसको हमने कहा कि एक कॉलोनियल माइंडसेट जो था, उसने क्या किया, ईरान और उस पूरे क्षेत्र में एक ट्रायंगल बनाया, और कहा जो इसको बैक्टीरिया हम कहते हैं, बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, एक तिकोना बनता है वो, और कहा कि मानव की उत्पत्ति आज नहीं कल जब भी सिद्ध होगी तो यही क्षेत्र है। ठीक, लंबी चर्चा चली, खूब लेख लिखे गए। बाद में स्थिति क्या बनी? 75 में जब पद्मश्री डॉक्टर बागड़कर ने जब भीमबेटका की डिस्कवरी किया, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो प्राचीनतम स्थलाश्रय हुआ है भीमबेटका, बहुत प्रयास के बाद 2004 में आकर के जब दिल्ली में वर्ल्ड अदर कांग्रेस हुआ, तो उसमें मान लिया गया भीमबेटका इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंसेस्ट राक्षस इन द वर्ल्ड। ये प्रस्ताव पास हुआ, और वो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के बाद में गिना गया। तो अब ये स्थिति बन रही है, बनी इसके बाद से, यह मानव की उत्पत्ति का क्षेत्र भी अगर आगे चल करके आप सबके अध्ययन अनुसंधान के आधार पर जो आगे रिजल्ट आएगा, उसके केंद्र में भारत ही रहेगी। 2004 में ये हो गया। उसके पहले से ही मैं जब भोपाल विश्वविद्यालय में था 90 से 98 के बीच में, तो वहाँ हमारे जो भोपाल सर्किल है सब इंडिया की, उसमें उनके स्टूडेंट थे ए.पी. सगर सर। ए.पी. सगर का ने एक लेख पढ़ा एक सेमिनार, और कहा वो दिन दूर नहीं जब सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो हड़प्पा में लोग बसे वो कहाँ से आए। वो दिन दूर नहीं है कि जब उसके सारे सिम्टम आपको भीमबेटका के आसपास में सरासर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी इस पर अनुसंधान की आवश्यकता है। तो मान के चलते थे कि आर्कियोलॉजी को सिद्ध कर देंगे, रूप जो है आपको। तो एक ये बात हो गई।
कि आज की स्थिति में विश्व की प्राचीनतम जलाशयों के क्षेत्र में भारत है। रायसेन जिले में भोपाल के पास में विभिन्न गुफाएं हैं और वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं। तो कहीं कहीं स्थिति जाएगी। दूसरी स्थिति क्या बताइए आपको, उसी यूनेस्को ने एक और विश्व धरोहर के रूप में गिना। ऋग्वेद के बारे में सब लोग जानते हैं कि पहले बहुत खराब टिप्पणी उस पर होती थी। गणेशियों के गीत हैं, क्या क्या है, तमाम सारी बातें हैं, वो उनका महत्व नहीं रह गया है। लेकिन उसी यूनेस्को ने स्वीकार किया कि विश्व का प्राचीनतम अगर कोई ग्रंथ है तो वह ग्रंथ है ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, और ऋग्वेद की ऋचाओं को विश्व धरोहरों में गिना गया। तो ये दो बड़ी चीजें ऐसी आई आपके सामने जिन्होंने भारत को केंद्र में, विचार के केंद्र में, मानवीय सभ्यता के उद्भव के केंद्र में स्थापित किया। एक तीसरी बात मैं कहता हूं थोड़ा विचार करने के लिए, वो विचार यह है कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है तो स्वीकार करते हैं। मैक्स मुलर ने कहा इस रिजन में कि नो मैन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है who can determine the most earliest date of the ऋग्वेद। कहा कि प्राचीनतम तिथि तो कोई पृथ्वी पर है ही नहीं होता है, लेकिन कहा उसने जहां तक मुझे लगता है इसकी अंतिम तिथि कम से कम 2000 तो होनी ही चाहिए। मैक्समुलर कहा जो प्राचीनतम तिथि को तय नहीं कर पा रहा है, उस प्राचीनता को देख रहा है वो। फिर आप सोचिए इसके बारे में, पूरी मानवीय सभ्यता के विकास में किसका योगदान? अपनी अभी नर है 49 अग्नियां हैं, हम सब तो एक अग्नि को डालते हैं तो अभी दिखाई दे, लेकिन उसके कई रूप हैं। आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है, और कई जहां जहां उसका उपयोग करेंगे हमारे भीतर भी अग्नि, ये जो विचार प्रवाह है ये भी विचार भी अग्नि, विचारा भी करती है। 49 अग्नियों की चर्चा है, और ऐसी कौन सी बात है कि भारतीय मनीषा ने प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद का जो पहला देवता है, पहली ऋचा है, वो अग्नि है। अग्नि पुरोहितम यज्ञ देवम नित्यम होतारम। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद दुनिया का, उसका पहला देवता अग्नि और पहला सूक्त ही अग्नि सूक्त। यह किस बात को संकेत कर रहा है, ये भी आपको आगे चल करके अनुसंधान का विषय है। लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ये सारे प्रमाण इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि हमको अपने भारत को जानना पड़ेगा कि भारतवर्ष क्या है। जो पुराणों को जिन लोगों ने नकारा, ये भी पार्थिकर को हम सब जानते हैं। पार्थिकर जैसे विद्वान यूरोपीय थे, लेकिन जो काम के पुराणों पर उसने वो आधार है, हम सब सारी वंशावली निकाला उसने और कहा कि उनको उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है, और इसे ऐसी आपको करने की वंशावली के आधार पर कि भारत का पूरी दुनिया का इतिहास आपके सामने आएगा। हमारा उद्देश्य पूरे विश्व के इतिहास का है, यहाँ संदर्भ केवल भारत का हमने लिया है। इस भारत के बारे में क्या चर्चा है? हम सब जानते हैं कि पुराणकारों ने देश भाग में खूब चर्चा की, देश विभिन्न अंचलों की देशों में पूरी पृथ्वी को 9 भागों में बांटा है, उसके अलग अलग खंड है, वर्ष है, वर्ष में भी कई देश है, राष्ट्र है। तो उनका अध्ययन करेंगे तो चर्चा आती है। मैं आपको उसको उदाहरण देता हूँ कि ऋषियों की चिंता इस बात की थी, इस पूरे भूलोक पर कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठतम। जैसे हमारे आचार्य जी बैठे हैं, इनके मन में इच्छा होगी कि हमारे पटना कॉलेज में सबसे ब्रिलियंट विद्यार्थी कौन है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, लेकिन एक मन में भाव रखता है हमारी कक्षा में सबसे मेधावी बच्चा कौन है, यह मन में भाव रखता है। ऋषियों के मन में भाव आया कि ऐसा इस पूरे भूमंडल पर कौन सा क्षेत्र ऐसा है। तो 2 ऋषि संवाद कर रहे हैं, उस संवाद को हम पूर्ण कर रहे हैं। एक ऋषि जो भारत की चर्चा कर रहे हैं उस वर्ष की, उस क्षेत्र की, तो ऋषि कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है इस भारत में, तो कहते हैं वो
अद्यापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीप महा, ये महामुनि आज भी जम्बू द्वीप में जो नवद्वीप है उस जो भारतीय श्रेष्ठम है तो कहते हैं क्यों, तो उत्तर देते हैं वो इस पुराण में, यह तो कर्मभूमियम अन्वय भोग, दुनिया की सारी भूमियां भोग भूमियां है, तो भरतखंड का क्षेत्र ऐसा है जो कर्मभूमि है, कर्मभूमि है कर्मभूमि। इसीलिए देखिए आपने गीता में कृष्ण ने भी इसको दोहराया, कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म की बात है। तो कर्म का क्षेत्र अगर दुनिया में कहीं है तो इस क्षेत्र में है, और ये आसानी से नहीं है, इसकी लंबी साधना है, हजारों वर्षों की साधना है, लाखों वर्षों में तपस्या तो इसको नाम पूरा किया। तो इस नाते यह भक्त है, और भक्त है कहते हैं अग्नि का नाम है, भरताग्नि है। जिस क्षेत्र में भरत जनों ने अग्नि का चयन किया वो सरस्वती घाटी का सारा क्षेत्र है। पूरा आपको वशिष्ठ के जगह कर्म का सारा दृष्टांत आपको दिख रहा है, यानी अग्नि की जो सत्ता है उसको स्थापित करना, उसको समझना, उसको जानना, उसको जीवन में धारण करना। बॉडी ठंडी हो गई, डॉक्टर कहता है कि डेड हो गई, तो इस बारे तत्व गायब नहीं है। उस पूरे अग्नि की चर्चा ऋषियों ने की, और उसका आधार पर वो तय किया कि जो क्षेत्र है ये पवित्रतम क्षेत्र है। इस नाते भारतवर्ष का महत्व है। वर्ष इसलिए है कि वर्ष का अर्थ केवल वर्षा नहीं है, ऊर्जा प्रवाह, अखंड प्रवाह इस क्षेत्र में चलता है। और इस नाते जो भरतखंड का क्षेत्र है, जो भारतवर्ष कहा जाता है, यह ऋषियों के लिए गाने का विषय था। गायन के निर्वाह के लिए गानी धन्यास के भारत होता है। देवता लोग भी अगर पूरे भूमंडल पर कहीं अगर जाने की इच्छा व्यक्त करते भविष्य रूप में, तो भारत क्षेत्र है, और यही वो क्षेत्र है जो उनके निवास का युग बनता है। इस नाते भारतवर्ष के इतिहास को जो चर्चा शास्त्रों में हुई है उसको पुनः हमारी नई पीढ़ी उसका अध्ययन करें। तो चारों वेद है, वेद है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, और आगे सारे वेदांग हैं, महाकाव्य है, परवर्ती सारी परंपराएं हैं, विशाल जैन वाङ्मय है, बौद्ध वाङ्मय है, संस्कृत साहित्य है, पारसी साहित्य है, जो विदेशी हमारे भारत में आए और मुक्त होकर आए। अगरबी चर्चा भी कर रहे थे, तो अगरबी का मीडिया में पढ़ेगा, आप देखिए ना कितना मायनूट ऑब्जर्वेशन इस देश के बारे में। ग्रहों की चर्चा करते हैं, ग्रह में कौन सी छुट्टी है भारत के बारे में चर्चा में, तो उस पर पुनः लौटने की आवश्यकता है, क्योंकि तो दुनिया को स्वीकार करती है कि अगर इतिहास की सही परिभाषा में अगर विश्व का कल्याण होना है तो वह यही क्षेत्र है। क्योंकि हर परंपरा में, जीवन शैली में, जीवन मूल्य में, सब में वैश्विकता है, और वैश्विक इकाई के रूप में दुनिया को देखने की अपनी दृष्टि। इसलिए भारतीय दर्शन है वो विश्व दर्शन। हम जब इतिहास की बात करते हैं, हम तो केवल एक बिहार के इतिहास की बात नहीं करते हैं, हम बिहार के माध्यम से पूरी दुनिया के इतिहास की बात करते हैं। एक बड़ा फलक हमारे सामने। इसीलिए कहा गया, पुराणकारों ने कहा कि धर्मार्थ का मोक्षार्थ उपदेश कथा पुरातनतम इतिहास। जब इतिहास की परिभाषा करेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित जो सारा उपदेश है, मनवंतर है, इन सब को लेकर के आगे चलते हैं। वो ये नहीं है कि हेरोडोटस की जो हिस्ट्री है, जो केवल अपनी लाइफ हिस्ट्री को ट्रेस करता है, वह इतिहास है। कई धारणाएं बदल चुकी। इस नाते अब उनकी आवश्यकता है कि हमारे इतिहासकार विभिन्न निकायों के घटक जो जुड़े हुए हैं वो पाठ्यक्रमों के माध्यम से उनको आने, ताकि आने वाली पीढ़ी के सामने नए कक्षा में बहुत तो बदलाव हो चुका है, लेकिन वहाँ भी एनसीईआरटी में क्योंकि 12वीं के विद्यार्थी हमारे, क्योंकि उनका 12वीं के बाद दिशा बदल जाती है। हो सकता है वो कॉमर्स में चले जाए, इंजीनियरिंग में चले जाए, मेडिकल में चले जाए, तो कम से कम 12वीं तक उनको अच्छे सही इतिहास देश का मिले, समाज का मिले, जीवन बोध उनको हो। इसका सारा प्रयास चला है।
हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। और ये सारा जो नया अनुसंधान है दुनिया का, चाहे भूगोल विज्ञान का हो, चाहे वो भाषा विज्ञान का हो, चाहे वो खगोल विज्ञान का हो, ज्योतिष शास्त्र का हो, कालगणना का हो, ये सारा विषय लेकर के काफी मंथन चला है। और जब से हमारी राज्य शिक्षा नीति आई तो इसने और भी बाध्य कर दिया है हमको कि हम उस दिशा में एकदम विलंब न करें और सार्थक प्रयास करके उसको हमको आगे बढ़ाना है। ये सारी बातें इसमें आती है तो बहुत सारा फर्क बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में